नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साहित्य गगन में। हम वर्णों का जो है वर्गीकरण कर रहे हैं। स्वरों का वर्गीकरण अपनों ने कर लिया है और अब अपने पहुंच चुके हैं व्यंजनों पर। तो आज अपनी व्यंजनों का वर्गीकरण की पूरी क्लास है और कोशिश करूंगी कि इसी एक क्लास के अंदर ही, इसी एक वीडियो के अंदर ही अपना पूरा हो जाए। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, व्यंजन मैंने टॉपिक लगा रखा है। तो व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसके सहायता से किया जाता है? स्वरों की सहायता से। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई पूछ ले कि व्यंजन कौन से ध्वनियाँ होती है, व्यंजन कौन से वर्ण होते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण जो है स्वरों की सहायता से किया जाता है। तो ये आप नोट करेंगे, स्वरों की सहायता से। सेकंड थिंग, जो सेकंड इसका पॉइंट है, मैंने आपको बताया था व्यंजन कितने होते हैं? 33, मूल रूप से 33। ठीक है। इन 33 को 3 में बांटा गया है: स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। कितने में बांटा गया है? स्पर्श, ऊष्म और अंतस्थ। अगर आप इसको पहले अंतस्थ लिख लें फिर ऊष्म लिखें, पहले स्पर्श फिर अंतस्थ, ये इसलिए आगे पीछे कराया है, इसका एक कारण है, मैं भी बताती हूँ आपको। और ऊष्म, ठीक है, ऊष्म। ये आप इतना नोट करना। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्पर्श क्या है, अंतस्थ क्या है और ऊष्म क्या है। ये स्पर्श कौन से व्यंजन हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से आपने पूरी वर्णमाला लिखेंगे। अभी आप एक चीज़ और लिखिए कि व्यंजन जो होते हैं ये ध्वनियाँ मूल रूप से स्वर रहित होते हैं। हम इनको बिना स्वरों के बोल नहीं सकते, मगर लिख तो सकते हैं। तो इन्हें जब लिखा जाता है तो इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये है व्यंजन। और जब हम ऐसे लिखते हैं तो बिल्कुल अपने आप ही इसके अंदर क और धन अ, इस तरह से ये इसमें जुड़ा होता है। अपने बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं कै नहीं होता, क होता है। क्या होता है? क। तो सही उच्चारण करें। आप इसको नोट करना अपनी, जहाँ पे भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में। इसके बाद अपने सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्णमाला। तो अपने सबसे पहले वर्णमाला लिखते हैं। स्वर हम लिख चुके हैं। स्वर 11 होते हैं, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, स्वर होते हैं 11। अब अपने व्यंजनों की तरफ चलेंगे। क, ख, घ, ग, घ और अंग। अब ये हुआ, इसको बोलते हैं क वर्ग। क से शुरू हो रहा है तो क वर्ग, ठीक है। च से शुरू हो रहा है तो च वर्ग। अब च लिख लो। च, छ, ज, झ, य। अब अपने लिखेंगे ट, ट वर्ग। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, अण। कुछ लोग बोलेंगे ये क्या छोटे बच्चों वाली चीज़ें करा रहे हैं। छोटे बच्चों वाली चीज़ें नहीं है। किसी को आज भी पूछो ना क आती है, वर्णमाला आती है, तो बोलेंगे क ख ग घ ड़, इसको बोलेंगे अड़। और अड़ लिखेंगे भी इसी तरह से। उनको पता ही नहीं है कि अंग्या नाम का भी कोई स्वर होता है। तो इतना भाई, इतनी जाति मत करना, इतना बुरा मत करना हिंदी के साथ। इसको भी प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। ये अड़ा नहीं होता है, अंग होता है। ये पंचम वर्ण है क वर्ग का। अगर ये नहीं सीखोगे तो संधि में बहुत समस्या आ जाएगी। तो ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी की पूरी वर्णमाला को अच्छे से सीख लें अभी से, नहीं तो आपको संधि में समस्या आएगी। त वर्ग, त, थ, द, ध और न। मैंने रेड पेन से ही चल दे दिया। प वर्ग, ठीक है। प वर्ग पे पहुंच गए अपने। प, फ, ब, भ, म।
अब किसकी बारी आ रही है? अब बारी आ रही है य, र, ल, व। फिर है जी श, श, स और ह। ये तो हो गए अपने 33। गिन लो, एक लाइन में 5 है और फिर ये यहाँ तक कितने, 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 25, 25 और 4 29, 29 और 4 33। ये मैं एक इसको ब्लैक से कर देती हूँ, कहीं आप सोचो कि ये अलग से क्यों लिख दिया है। त, थ, द, ध, न। आपको पूरी वर्णमाला इसी हिसाब से याद भी होनी चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको बोलते समय जीभ जो है वो कहीं ना कहीं स्पर्श करती है। क्या बोलते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। ये हैं अपने अंतस्थ। क्या है? अंतस्थ। और ये क्या है? अपने ये वाले ऊष्म। क्या है? ऊष्म व्यंजन। नोट कर लेना साथ साथ, कहीं भी कुछ गलत ना रह हो कर लेना। क वर्ग क ख ग घ ङ, च वर्ग च छ ज झ ञ, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। यहाँ तक है अपने स्पर्श व्यंजन। इनमें से कोई भी आ जाए और वो पूछ ले निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, तो इन 25 में से कोई एक है तो वो है, इन 25 में से कोई एक ये र डाल दिया तो नहीं है। ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। श, श, स, ह ये हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये अपने इस तरह से चलेंगे। ये हो गए अपने एक तरह से मोटा मोटा आपको। अब इसके बाद एक और आती है, आपने सुना होगा क्ष क्षत्रिय बोलते हो, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये क्या है? संयुक्ताक्षर। क्या बोलते हैं इनको? संयुक्ताक्षर, ठीक है। ये अपने 4 ये आ गए, ठीक है। इसके बाद अपने एक होते हैं अड़ और अढ़। ये ट वर्ग के अंदर ही जाएंगे। यहाँ पे इसको मैं एक बार स्पर्श व्यंजन थोड़ा ऊपर लिख दूंगी, यहाँ देखना, अड़ और अढ़, ये 2 अलग से इनको लिखना है। और ये अपने क्या है? मैं यहाँ लिख रही हूँ स्पर्श व्यंजन। कितने हैं? 5 गुणा 5 25। ये 2 अलग याद रखने हैं, ये 4 अलग याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद अपने ये इनको और देखेंगे। इनको 2 को क्या कहते हैं? अलग अलग नाम बता रही हूँ अभी तो मैं आपको, कौन से व्यंजन को क्या कहते हैं। वर्गीकरण अपने बाद में करेंगे। एक बार ये मोटा मोटा देख रहे हैं कि 33 व्यंजनों को स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म में बांटा है। इनको क्या कहते हैं? आप सोचोगे अरे वो अपने संयुक्ताक्षर तो छोड़ ही दिए, ठीक है। इनको ये कहते हैं संयुक्ताक्षर। कौन से होते हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त और ताड़नजात। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त या ताड़नजात। जो अपना र होता है ना, र, उसको कहते हैं लुंठित प्रकंपित। ये लुंठित प्रकंपित कहते हैं, आप नोट कर लें। इसको कहते हैं लुंठित प्रकंपित। नामों से डरना नहीं है। इसको क्यों कहते हैं लुंठित? जब अपने इसको बोलते हैं तो अपनी जो जीभ है वो कंपन करती हुई पीछे की तरफ जाती है और लुंठित और लुढ़कती है। कैसे लुंठित? र कितनी बार वो ऐसे कांपती है, तो प्रकंपित कांपती है, लुंठित मुड़ती है, ठीक है। इसलिए र को लुंठित और प्रकंपित कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये है। अभी इसको आप नोट करो अच्छे से, जल्दी से। हाँ जी, एक चीज़ इसमें और आप नोट करने से पहले और देख लो, वो ये है कि मैंने आपको कहा था जो व्यंजन होते हैं वो मूल रूप से क्या होते हैं? स्वर रहित। तो आप सबके नीचे हलंत लगाएंगे। ये व्यंजन है, ठीक है।
ये व्यंजन है अपने, मैंने पहले जानबूझ के नहीं लगाया, कहेंगे ये क्या साथ साथ में, ये हल चिन्ह है, हलंत मतलब हल चिन्ह से अंत हो रहा है उसको बोलते हैं हलंत। और ये खुद में ये चिन्ह क्या है, हल चिन्ह। सारा पढ़ेंगे धीरे धीरे। आपको पता ही है किसी भी वर्ण को स्वर रहित दिखाना हो तो वो क्या, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हल चिन्ह से। तो ये इसको अब आप नोट करेंगे। हाँ जी, आपने वो नोट कर लिया। अब अपने चल रहे हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं, वो होते हैं 4, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। क्ष किन किन से मिलके बना है, हिट लिस्ट का क्वेश्चन है, ये आता ही रहता है। क हलंत मूर्धन्य श, ठीक है, मूर्धन्य श बोलते हैं इसको, प्लस अ। ये है इसकी एक पूरी की पूरी समीकरण। कैसे बन रहा है, क हलंत श हलंत मूर्धन्य श, कौन सा श, मूर्धन्य श, प्लस अ। अगर क्षा होगा तो आ से अंत हो जाएगा, क्षे होगा तो ए से अंत हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब अपने व्यंजन को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर अ जो स्वर है वो जुड़ा हुआ है, तभी अपने इसको बोल पा रहे हैं। अब आ गई बारी त्र की। त नाम से ही पता चल रहा है, त बोलने से पता ही चल रहा है इसमें त और र और अ है। अब है ज्ञ, ज्ञ, सही मायने में इसका उच्चारण है ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ, ये है इसकी समीकरण। अब श्र, श्र भी अपने को, ये है अपना तालव्य श। कौन सा श, तालव्य श। इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको मूर्धन्य श बोलते हैं। अभी से इसको याद रख लो यहीं पे। ये हो गई अपनी इसकी समीकरण। जल्दी से इसको आप उतारो और फिर अपने उच्चारण स्थान देखेंगे व्यंजनों के, और इसको आज के आज याद ही करना है, उच्चारण स्थान। हाँ जी, अब अपने व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो पहले अपनों ने देखा ना, जो मैंने आपको बताया स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ, वो तो है प्रयत्न के आधार पर कि अपनों ने कितना प्रयत्न किया बोलते समय, तो वो अपने कहाँ कहाँ से जीभ है उसने प्रयत्न किया तो वो कहाँ स्पर्श करी। ऊष्म, उसमें कितनी वायु जो है अपनों ने प्राण वायु छोड़ी तो वो कितने गर्म महसूस हुए, तो उसके आधार पर उन्हें ऊष्म कहा गया। उसके आधार पर अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं। उसके अलावा उन्हें एक और व्यंजन भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, वो अपने बाद में देखेंगे। इसके अब आप आइए उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। मैंने दोबारा से जो है ये लिखी है अपनी वर्णमाला, जो व्यंजन सिर्फ व्यंजन लिखे हैं। देखो जो क वर्ग होता है ना, क ख ग घ ङ, ये होता है कंठ्य। क्या होता है, कंठ्य। च वर्ग होता है तालव्य। इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी, एक बार अपने इसको देख लें। फिर ट वर्ग होता है मूर्धन्य, त वर्ग होता है दंत्य, प वर्ग होता है ओष्ठ्य। सिर्फ इतना एक बार समझो। क वर्ग कंठ्य क्यों होता है, देखो बोलेंगे क ख ग घ ङ, सारे के सारे कहाँ से बोले गए, कंठ से बोले गए, क ख ग घ ङ। और इसके साथ ही साथ ये जो पंचम वर्ण है, इसको कितना है ये देखो, पंचम है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये पंचम वर्ण, इसको बोलते हैं पांचवा। ये है पहला और ये है वर्ग। मैंने बताया था ना क वर्ग लिखा भी हुआ है, च वर्ग ट वर्ग, तो क वर्ग का पहला, क वर्ग का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये सारी की सारी क वर्ग वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, कंठ्य। च वर्ग, च छ ज झ ञ, ये सारी की सारी लाइन कैसी है, तालव्य है। जितने भी अपने व्यंजन है ना ये वाले, जब अपने बोलेंगे तो अपनी जो जीभ है ना वो कहाँ स्पर्श करेगी, तालु पर स्पर्श करेगी। आप बोल के देखना, तालु पर स्पर्श करती है। ट वर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये है मूर्धन्य है। मैंने आपको बताया था मूर्धा क्या होती है, जो अपनी दांतों की जड़ होती है ना, दांतों के जस्ट बाद में देखो ट ठ, वहाँ पे जड़ महसूस होगी, वहाँ जाके अपनी जीभ जो है टच करती है। अब है त थ द ध न, इसको दंत्य क्यों कहते हैं,
त बोलो त, दांतों पे जीभ लगती है। अब बोलो थ, द, ध, न, तो कहाँ जीभ लग रही है? दांतों पे। ये एक बार पंचम वर्ण है, इनको अपने और देखेंगे, इनका एक और नाम भी है, जैसे लिखा हुआ है आपके सामने कि क्या, नासिक्य व्यंजन। नाक की सहायता से बोले जाते हैं, नाक से जो है वायु वो बाहर निकलती है, नाक से आवाज आती है, इसलिए इनको नासिक्य कहते हैं। ये पांचों के पांचों। अब है प वर्ग, देखो बोलते हैं प, प कैसे बोला जाएगा? होठों की सहायता से। प, फ, अपने फ बोलते हैं ना, वो फ नहीं होता। प, फ, ब, भ, म, ये सारे के सारे अपनों ने किसकी सहायता से बोले? होठों की सहायता से। प क्या दांत लग रहा है? नहीं। फ दांत लग रहे हैं? नहीं। भ, ब, म नहीं लग रहे। तो सभी के सभी किसके स्पर्श से, किसके सहायता से बोले जा रहे हैं? होठों की। त वर्ग बोला जा रहा है। त जीभ कहाँ लग रही है? दांतों पे। मूर्धन्य में ट, मूर्धा पे, दांतों की जड़ पे, वर्त से भी बोलते हैं। च वर्ग तालव्य है, ठीक है, तालू पे जीभ लग रही है, तालव्य है। और इसको कंठ है। अब क कंठ है, क से क कंठ याद कर लो, क वर्ग पूरा, क से कंठ याद कर लो, च से चालव्य याद कर लो, ये ट्रिक है। क से क्या याद कर लो? कंठ। क्या याद करना है? क से कंठ, च से तालव्य ना याद करके क्या याद करेंगे? चालव्य है। चालव्य होते हैं ये तो, तालव्य होते हैं नहीं, चालव्य होते हैं, तालव्य होते हैं, होते तो तालव्य है। याद क्या रखना है? ट्रिक क्या छोटी सी की अपने। और ये मूर्धन्य है, ठीक है, कौन सा? ट वर्ग, मूर्धन्य है। पूरा का पूरा ट वर्ग क्या है? मूर्धन्य है। मूर्धन्य है नहीं, टूर्धन्य है। क्या याद करेंगे? टूर्धन्य, टूर्धन्य, मूर्धन्य है। वैसे तो ऐसे ना हो कि आप ऑप्शन में टूर्धन्य ढूंढने लग जाओ, मैडम ने तो टूर्धन्य कहा था। तरीका है याद रखने का। दंत्य त तो याद रह ही जाएगा। त देखो दांतों पे लग रही है। प ओष्ठ है, प बोल के भी देखना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो ये अपनी ना छोटी सी ट्रिक हो गई, ये अपने लिख लेना। जब आप जाओ पेपर देने तो बस इतना ही देखना है, अभी तो अच्छे से रट लो, ठीक है। और जब जाओ पेपर देने तो उस समय ये देख के जाना। हम भी देख के ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि रट्टे लगाते हैं, देखना ही पड़ता है इनको, हमें बार बार देखना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते हैं। अब ये बात हुई अपने वर्गों की, 25 के 25 अपने जो शब्द हैं, 5 वर्ग हैं, उसकी तो शब्द नहीं सॉरी वर्ण है, व्यंजन है 25, उनकी बात होगी अपनी खत्म। स्पर्श व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि जीभ कहीं ना कहीं इनको स्पर्श करती है। 5 गुणा 5 25, ये भी प्रश्न आता है कि स्पर्श व्यंजन है कितने? 25। अच्छा, अब आप बात करते हैं य, र, ल, व की। र मैंने आपको बताया था क्या है? लुंठित प्रकंपित। क्या है? लुंठित प्रकंपित। और अड़ और अढ़ है अपने यहाँ पे, वो मैंने आपको बताया था प्रयत्न के आधार पे, अड़ और अढ़ उत्क्षिप्त या ताड़नजात, आपने नोट किया होगा। अब बात आई भाई व की। व देखो, व दंत और ओष्ठ दोनों से मिलकर बोला जाता है। व लग रहे हैं ना, दोनों पे अपने टच हो रहे हैं होंठ और दांत, इसीलिए इसको कहते हैं दंतोष्ठ। रट्टा मारने वाली कोई बात ही नहीं है, बोल के देखो स्पष्ट पता चलता है। ये एक चीज़ याद रखनी है, ह। क्या याद रखना है इसको? ह। एक तो ये कंठ्य भी है, क्या है? ह कंठ्य भी है, ऊपर से ये काकल्य ध्वनि भी है। क्या है? काकल्य ध्वनि या अलिजीवा, क्या बोलते हैं इसको? काकल्य ध्वनि या अलिजीवा। बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न आता है, काकल्य ध्वनि है, अलिजीवा है, ठीक है, कौन सा है? ह। ह का ये नामकरण किया हुआ है। अब जो ये श होते हैं ना, एक तो आप इसको कहते हो दुए वाला श, इसको कहते हो प, श षटकोण, यही बोलते हो। श षटकोण भी नहीं लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं कई लोग, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को। क्या लिखते हैं? ऐसे। ये क्या तरीका है भाई? ऐसे लिख दिया, कोई नहीं, लिख दिया हो गया, ये होता है? नहीं, ये होता है, लिखना भी सही है। ये नहीं है कि हम अपनों ने ये सीख लिया, हाँ दुए वाला श षटकोण है, किधर भी डंडा ऐसे ही मारते रहे। सही लिखना भी आना चाहिए, वर्तनी भी शुद्ध होनी चाहिए, तभी शब्द शुद्धि कर पाओगे। वर्ण आएंगे तभी शब्द शुद्धि कर पाएंगे, अपने स्वरों का ज्ञान होगा तभी शब्द शुद्धि कर पाएंगे। हर टॉपिक मैंने कहा था आपस में इंटरकनेक्ट है, अंदर से जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो श है, इसको आप दुए वाला श बोलते हो, इसको आप बोलेंगे तालव्य श। क्या बोलेंगे? तालव्य श।
ठीक है। और ये अपना जो है आपका श षटकोण, ये है मूर्धन्य श, ये होता है मूर्धा पे श, और ये होता है तालु पे श। दोनों की ध्वनियों में अंतर है, बोल के देख लेना। ये है श तालु पे, ये है मूर्धा पे श। और ये जो आपका स स्लेट है, ये है दंत्य स। कौन सा है? दंत्य स। अब कोई भी बच्चा कक्षा में बैठा है और अगर उसको समस्या आ रही है कौन सा श, तो आप ऐसे मत पूछना दुए वाला श, नहीं। कौन सा पूछेंगे? मैडम मूर्धन्य श है या फिर तालव्य श है, तो वो कहेंगे तालव्य श होगा तो तालव्य श बताएंगे। अभी से आदत डाल लो, सभी बच्चों के लिए है जो क्या कहते हैं, जिन्होंने अच्छे से अभी वर्णमाला सीख ली है, चौथी पाँचवीं से ही ये शुरू करेंगे ना, तब आपको याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं RAS का IAS का तब जाके वर्णमाला याद कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं, क्योंकि ये हर जगह काम आएगी। कहाँ तक? हर जगह। तो अभी आप इसको नोट करेंगे। ह का कल्य ध्वनि लीजिएगा, फिर से बता देती हूँ। स दंत्य है, ये मूर्धन्य श है, ये तालव्य श है, ये नासिक्य व्यंजन है। पंचम वर्ण को नासिक्य व्यंजन कहते हैं। तो अभी आप इतना नोट करो, फिर अपने थोड़ा सा रह गया आप तो। हाँ जी, अब अपने करने जा रहे हैं श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। लिखो आप, श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस नाम से करेंगे? अल्प प्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों को बोलते समय जो प्राणवायु है कम ली जाती है, मतलब प्राणवायु बिल्कुल कम, फटाफट से अपने उन्हें बोल दिया, जैसे क, और एक बोला ख, एक बोला ग, फिर बोला घ, अपने आप ही समय ज़्यादा लगेगा। जब समय कम लगे उसको बोलते हैं अल्प प्राण। क्या बोलते? अल्प मैंने कम, प्राण मैंने प्राणवायु, अल्प प्राण। और जब समय ज़्यादा लगे उसको बोलते हैं महाप्राण। क्या बोलते हैं? महाप्राण। तो अब इतने सारे हैं, ये कैसे करेंगे? अल्प महा कौन सा है? तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक तो क्या है? बना ली। देखो, पहला जो है उस पे लिखो अब अ, यहाँ लिख दो अ मतलब अल्प प्राण। दूसरे पे लिख दो म मतलब महाप्राण। अल्प महा अल्प, लो जी, सारे के सारे ये इसमें समा गए यहाँ तक, ठीक है। और ये जो य है ये भी है य र ल व, ये है अल्प प्राण। कैसे? एक मैंने बोला य र ल व, एक बोला श स ह, अपने आप महाप्राण हो गए। ज़्यादा प्राणवायु की आवश्यकता हुई तो ये हो गया अपना क च ट त प अल्प प्राण, ख छ ठ थ फ महाप्राण, ग ज ढ ध ब क्या हो गया? अल्प प्राण। ये हो गया घ झ ढ ध भ महाप्राण, अंग इण न म अल्प प्राण। कितनी जल्दी जल्दी बोलेंगे, तो बस बोलने पे है। अपनों ने बोलते समय कितनी प्राणवायु श्वास वायु अंदर खींची उसके हिसाब से इसको अल्प और महा के अंदर रखा गया है। ये है अपने अल्प प्राण य र ल व, और ये जो है अपना श श स ह, ये है अपने महाप्राण। तीनों स और ह क्या है? महाप्राण। तीनों श कह लो, तीनों इसको कहो, दो श और एक स, कुछ भी आपको किसी भी तरीके, मतलब श स श श स ह, ये है महाप्राण। ठीक है, ये अपने हो गए श्वास वायु या प्राण तत्व के आधार पर। अब इसी के अंदर अपने कर लेंगे अभी के अभी, ये आप नोट कर लेना, स्वर, वीडियो को पॉज करके, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। अपनों ने स्वर भी किए थे, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। क्या नाम था उसका? जब कंपन के गूंज के साथ किए थे,
घोष और अघोष। अब हेडिंग लगा लो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर। बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत ही कम समय में और ट्रिक की सहायता से अपनों ने इसको बहुत ही कम समय में अपनों ने एक ही इस वीडियो के अंदर व्यंजनों का वर्गीकरण जो है मैंने समा दिया। क्यों? इससे पहले मैंने स्वर वाले वीडियो में 2 क्यों लिए थे वीडियो, 2 क्लासेस इसलिए रखी थी कि आप जब यहाँ आए तो आपको ऐसे ना लगे बहुत जल्दबाजी में आ गए। अब ये लिख लो, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कौन से होते हैं? घोष, अघोष। घोष का मतलब होता है, ये घोष का अर्थ भी पूछ लेता है, क्या होता है? गूंज। जब स्वर तंत्रियों में कंपन होगा तो वहाँ पे कौन सी होंगी? घोष वर्ण, और जब कंपन नहीं होगा वो होंगे अघोष वर्ण। ठीक है, अब बताओ कि कौन से घोष होते हैं। देखो ये होते हैं घोष। क्या होते हैं? घोष होते हैं, अघोष होते हैं? अघोष। पहले 2 अघोष, फिर घोष, घोष। ठीक है, ये अघोष, ये वाले दोनों के दोनों अपनों ने नंबर दे देते हैं इनको, 1 2 3 4 5। ये होते हैं, पहले 2 तो होते हैं अघोष, बाकी घोष। प्रत्येक वर्ग के पहले 2, इसके लिए एक ट्रिक लिखो, प्रत्येक वर्ग के पहले 2। ठीक है, कौन से पहले 2? ये वाले, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 और तीनों श, तीनों श, तीनों श कह लो या श स है कह लो, तीनों श। जिस तरह से मैं बोल रही हूँ इसी तरह से इसी लय में याद रखना। तीनों श, अघोष। बाकी सारे स्वर और व्यंजन, बाकी सारे स्वर और व्यंजन, सारे स्वर कहलाते हैं घोष। स्वरों का तो पता ही है, घोष होते हैं सारे, कंफ्यूज होना ही नहीं। ये ट्रिक नोट करो, इसी के अंदर अपने पता नहीं कितने ही सारे नंबर, कितने ही सारे क्वेश्चन समा गए। प्रत्येक वर्ग के पहले 2 और तीनों श, प्रत्येक वर्ग के पहले 2 और तीनों श हैं अघोष, हैं अघोष। बाकी सारे स्वर और व्यंजन कहलाते हैं घोष। घोष अघोष भी यहाँ पे खत्म। ठीक है, अब छोटी छोटी चीजें रहेगी वो और कर लेते हैं, पहले ये नोट कर लो। हाँ जी, अब अपने 2 पॉइंट छोटे छोटे और रह गए हैं। ईशत वर्ण। ईशत वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में जो हवा होती है निर्बाध रूप से जो है नाक से बाहर निकल जाती है, कोई भी मुंह से बाहर निकल जाती है, नाक से नहीं, नाक का तो प्रयोग रहता ही नहीं है। जिन वर्णों के उच्चारण में हवा जो है मुंह से निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, किसी भी प्रकार का उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ता, उन्हें ईशत वर्ण कहते हैं। इसीलिए इनको संघर्षहीन ध्वनियाँ कहते हैं, संघर्षहीन ध्वनियाँ। ठीक है, और इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर, अर्धस्वर। क्यों कहते हैं अर्धस्वर? क्योंकि इनके उच्चारण में बिल्कुल स्वरों जैसा ही प्रयत्न करना पड़ता है, पर होते ये व्यंजन है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं नोट करेंगे? य और व। य और व ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें ईशत वर्ण कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको उच्चारण करते समय बिल्कुल स्वरों जैसा जो है स्वरों की तरह इनका उच्चारण करना पड़ता है, पर होते क्या है ये व्यंजन। अब है जी अनुस्वार। ये अनुस्वार का चिन्ह है।
अनुस्वार जो है वो जो ध्वनियाँ होती हैं, अनुस्वार का जब चिन्ह लगता है तब नाक की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? नाक की सहायता से। और इनके पहले स्वर का आना आवश्यक है। इनके पहले स्वर का आना आवश्यक है। और ये इनका चिन्ह है अनुस्वार का। देखो अब अपने एक देख लेते हैं कंचन। वैसे तो इसको इस तरह से लिखा जाता है, अगर इसको खोल के लिखे तो क प्लस अ प्लस च प्लस न। ठीक है, क प्लस अ प्लस इंग प्लस च प्लस अ प्लस न, पूरा ही वर्ण विन्यास कर लो इसका। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्ण विन्यास। और ये जो अनुस्वार है, ये च से जो च का पंचम होगा, च का पंचम होगा ये अंग, ये लगेगा, इस अनुस्वार को बताएगा ये अनुस्वार किसका है, इस च के पंचम का, च छ ज ज य। और मैंने बताया कि अनुस्वार लगने के लिए इससे पहले स्वर का आना आवश्यक है। ठीक है, ये हो गया। अब ये अपना ये टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। कोई एक आध चीज़ आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, कोई रह गया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई चीज़ फिर से बतानी है मैं फिर से बता दूंगी, मगर आप अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद जो अपना टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, वर्ण विन्यास। अब अपने पूरा का पूरा खोल के जो है वो कर पाएंगे। तब तक के लिए अब अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। आप अपने अच्छे से नोट्स बना के रखना, तो अपनी अगली वीडियो वर्ण विन्यास पर होगी। ठीक है जी, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें, घर पर सुरक्षित रहें। और आपने पूरी वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद मैं फिर से कहती हूँ। और कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।